तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के हवाले से एक नया और अछूता विजन पेश किया है, जिसके तहत मूसा नदी के साहिली इलाके को नाइट इकानमी के मरकज में तब्दील किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि जब पूरा शहर रात 9 बजे सोने की तैयारी करता है, तब मूसा नदी के अर्द गिर्द माशी सरगर्मियों का आगाज होगा, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। इस मंसूबे का मकसद शहर में रात के वक्त तिजारत, सियाहत और तफरीह को फरोग देना है, ताकि हैदराबाद एक आलमी दर्जे का मेट्रोपॉलिटन शहर बन सके। रेवंत रेड्डी के मुताबिक इस अक़दाम से न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, बल्कि शहर की मईशत को भी एक नई जिहत मिलेगी। అందుకే ఈ రోజు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని నైట్ ఎకానమీగా మారుస్తా అని చెప్పిన అధ్యక్ష, పట్టణమంతా రాత్రి 9 గంటలకు నిద్రపోతే రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో నైట్ ఎకానమీని రివైవ్ చేసి అక్కడ హోటల్స్, ఆఫీసులు, అదే విధంగా ఫుడ్ కోర్ట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటిని కూడా ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మార్చడానికి నైట్ ఎకానమీని ఓపెన్ చేయబోతున్నామని చెప్పినాం అధ్యక్ష. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్లకు, నష్టపోయే వాళ్లకు అత్యధికంగా నష్టపరిహారం ఇచ్చి బ్రహ్మాండమైన కాలనీలు కట్టించిస్తాం అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्ला नागेश्वर राव ने रियासत में यूरिया की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि इस सीजन में खाद का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि बाज़ मराकिज़ पर किसानों की जानिब से दुकानें खिलने से पहले ही कतारों में खड़े होने को अपोजिशन बिलावजा हुआ दे रही है और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजीर मौसूफ के मुताबिक किसानों में खाद के हुसूल के हवाले से एक तरह की बेचैनी या बेसब्री पाई जाती है, जिसकी वजह से वो सुबह सवेरे जमा हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि यूरिया दस्तयाब नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत ने तमाम इजला में जरूरत के मुताबिक यूरिया की फराहमी के मुकम्मल इंतजामात किए हैं और किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्ला नागेश्वर राव ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो किसानों को गुमराह करके हुकूमत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो तकसीम के अमल की निगरानी करें ताकि हर किसान को बरवक्त खाद मिल सके। वजीर ने मजीद कहा कि किसानों को अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए और हुकूमत ज़राअत के शोबे की हर जरूरत को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत का दावा है कि तमाम गोदामों में खाद का स्टाक मौजूद है और सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। ఈ దాడవకు సంబంధించి కూడా యూరియా కొరత లేదు. మనకు రావాల్సినటువంటి 5,60,000కి ఇప్పుడు 5,70,000 మెట్రిక్ టన్నులు రాష్ట్రంలో ఉంది. కాకపోతే రైతులు ఓపెన్ చేయక ముందే తెల్లారుజామున వెళ్ళి నుంచున్నారు, క్యూలో ఉన్నారు అని అంటే 1-2 సెంటర్లో జరుగుతుంది. 12,000 సెంటర్లో డీలర్స్ దగ్గర కానీ ప్యాక్స్ దగ్గర కానీ రైతులు యూరియా కొనుగోలు వెసులుబాటు ఉంది. కలెక్టర్లు ఎంత అడిగితే అంత మార్కెట్ ద్వారా యూరియా ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి సప్లై చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఈ రోజు కూడా ఇంకా 2 లక్షల టన్నులు బఫర్ స్టాకు ఈ రాష్ట్రంలో మార్కెట్ దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఎక్కడో 15,000-20,000 సెంటర్లలో 2-3 సెంటర్లలో రైతులు ఆదుర్దాపడో లేకపోతే కావాలనో షాప్ ఓపెన్ చేయకముందే వెళ్ళి క్యూలో నుంచుంటే దాన్ని రాజకీయం చేసి పబ్బం గడుపుకోవాలంటే అది సాధ్యం కాదు. मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अकबर अल-दीन ओवैसी ने जुम्मा के रोज तेलंगाना कानून साज असेंबली में हैदराबाद के अहम सियाहती मकामात पर बुनियादी सहूलियात की कमी का मामला उठाया। सरकारी अदाद व शुमार का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर, चारमीनार, कला गोलकोंडा, हफ्त गुंबद और सालार जंग म्यूजियम जैसे मकामात पर एक ही दिन में हजारों की तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद के बावजूद वहां पीने के साफ पानी और खास तौर पर बैत अल खला जैसी बुनियादी जरूरियात का सख्त फुकदान है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आलमी सतह पर मशहूर उन मकामात पर सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। In one single day, sir, 26,000 people have visited zoo. 30,000 people have visited Salarjung Museum. 21,000 people have visited Charminar and Khilwat Palace. So you imagine the number of tourists, sir. Imagine the number of tourists. And 26,000 people have visited 7 tombs and Golconda Fort. Sir, what are the facilities that we have for the tourists, sir? Bichare, pet phul gaya, they want to go to toilets. We do not have proper toilets also for them. Sir, these are the issues which needs to be, taken up.
But we are not taking up. We want to create brand Hyderabad, this Hyderabad. Sir, brand Hyderabad is getting damaged because of the negligence. Please look into this, sir. साबिक वजीर और बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी के रवैये पर सख्त बेरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या वो एक रियासत के वजीर आला है कोई गिल्ली के गुंडा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी साबिक वजीर आला के सीआर के खिलाफ इंतहाई नाजेबा और नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पार्लिमानी रवायात के खिलाफ है। हरीश राव ने स्पीकर के रवैये पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि जब भी अपोजिशन वजीर आला की पॉलिसियों पर तनकीद करती है तो उनका माइक फौरी तौर पर बंद कर दिया जाता है, जिससे जमहूरी अक़दार पामाल हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये धमकी दी है कि अगर वजीर आला के खिलाफ बात की गई तो माइक काट दिया जाएगा, जो कि सरासर जानिबदारी है। हरीश राव का कहना था कि जब असेंबली में अपोजिशन की आवाज ही नहीं सुनी जा रही तो हमारा वहां रहना बेमानी है। स्पीकर के इस मुबैना मुतासिबाना रवैये और हुकूमत की आमिराना रविश के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीआरएस पार्टी ने असेंबली के मौजूदा इजलास का मुकम्मल बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया है। हरीश राव ने वाजे किया कि वो सड़कों पर जाकर अवाम की अदालत में हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करेंगे क्योंकि अवाम के अंदर उन्हें बोलने का हक नहीं दिया जा रहा। కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ మీద బాడీ షేమింగ్, నువ్వు పొడుగెక్కున్నావు, నువ్వు అద్దాలు పెట్టుకున్నావు, ఏం చిల్లర మాటలు, నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా ఏమన్నా స్ట్రీట్ రౌడీవా? స్ట్రీట్ రౌడీలు కూడా నీకంటే మంచిగా మాట్లాడతారు. నువ్వు కేసీఆర్ గారి మీద పదే పదే చావు భాష కోరుకుంటావా? తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడతావు. నువ్వు ఒక తెలంగాణ ద్రోహివి, నువ్వు ఒక నీళ్ల ద్రోహివి. నువ్వు కేసీఆర్ గారి పట్ల అటువంటి భాష మాట్లాడడం చాలా తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారు పొద్దున్న లేస్తే రాజ్యాంగం చేతిలో పట్టుకొని తిరుగుతాడు. ఇక్కడేమో అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగం ఖూనీ అవుతా ఉంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి మైకే ఇవ్వడం లేదు. అందువల్ల మేమందరం కూడా ఇక ఈ శాసనసభలో కూర్చున్నా వేస్తూ మైక్ ఇవ్వకుండా ముఖ్యమంత్రిని తిట్టొద్దంటాడు. స్పీకర్ గారు ఆన్ రికార్డ్ అక్కడ కూర్చొని మీరు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద విమర్శ చేయొద్దు అంటాడు. అనొచ్చా అట్లా స్పీకర్? ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మీరు మాట్లాడితే మీ మైక్ కట్ చేస్తా అంటాడు. మరి మేము ఉండేందుకు అసెంబ్లీలో? స్పీకర్ గారి పక్షపాత వైఖరికి నిరసనగా ఈ శాసనసభ ఈ సెషన్ ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. స్పీకర్ గారు कोटला से बीआरएस के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद जाती हमला करते हुए दावा किया है कि वो बाईपोलर डिसऑर्डर नामी दिमागी बीमारी में मुब्तला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजीर आला की बातों में कोई तवाजुन नहीं है, क्योंकि वो एक ही गुफ्तगू में कभी अपोजिशन को असेंबली आने की दावत देते हैं तो कभी उन्हें सरेआम फांसी देने की बात करते हैं। डॉक्टर संजय ने तंज करते हुए कहा कि जब रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि वो अब इज्जत देंगे तो इसका साफ मतलब ये है कि अब तक उनका रवैया इंतहाई हद आमेज और गैर पार्लिमानी रहा है। रुकन असेंबली ने मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि वजीर आला जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इंतबा दिया कि रेवंत रेड्डी की ऐसी मुतकब्बिराना बातों की वजह से अवाम अगली बार उन्हें सबक सिखाएंगे। डॉक्टर संजय के मुताबिक एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर ऐसी मुतजाद बातें करना रियासत के मुफाद में नहीं है। बीआरएस रहनुमा ने मुतालबा किया कि वजीर आला अपनी जुबान पर काबू रखें और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नाजेबा तबसरों से ग्रेज करें। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है और कांग्रेस ने इस पर सख्त एतराज जताया है। ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా బైపోలార్ డిసార్డర్ అంటారు దాన్ని. పొద్దున ఒక మాట సాయంత్రం ఒక మాట. బైపోలార్ డిసార్డర్ అంటే మెంటల్ డిసార్డర్ అదొకటి. అంటే పొద్దున ఒక మాట మాడతారు, పొద్దున ఒక ఆవేశంగా ఉంటారు, సాయంత్రం రానువా మా అసెంబ్లీకి రా అంటారు. నిన్ననే 2 మాట్లాడండి, మరి అసెంబ్లీకి రండి మాకు వచ్చి అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అని చెప్పిండు. మేము మీకు పూర్తిగా గౌరవిస్తాం అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో 3-4 సార్లు ఇప్పటికి నేను మీకు గౌరవిస్తా అంటే ఏంది అన్నట్టు? అంటే నువ్వు గౌరవించట్లేదు అన్నట్టే కదా, నువ్వు పద్ధతిగా ప్రవర్తించట్లేదు అన్నట్టే కదా, మూర్ఖంగా చిల్లరగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అన్నట్టే కదా. చిల్లర ప్రవర్తనకి నువ్వే సమర్థించుకుంటున్నావు, నువ్వే చెప్తున్నావు నేను చిల్లర ప్రవర్తిస్తాను అను. ఇప్పుడు మీరు వస్తే మాత్రం బాగా ప్రవర్తిస్తానని చెప్పి నువ్వే చెప్తా ఉన్నావు. ఆయన మాటలకు ప్రజలు కసబ్లాగా ఎవరిని వృద్ధిస్తారో టైం విల్ టెల్. 100%
ప్రజల్ని న్యూస్ పేపర్ల మీడియాలో హెడ్లైన్స్తోని ప్రజల్ని మోసం చేసుకునే రోజు. కానీ ప్రజల అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు కసబ్లాగా ఉరిదీస్తారో తప్పకుండా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. 100% జరగబోతోంది. ఈయనెవరు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జడ్జిమెంట్, ఆయనకు విషయం తెలియకుండా జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్నాడు. ఆయనకు నీళ్లు తెలియకపోయా, కుంటలు తెలియకపోయా, చెరువులు తెలియకపోయా. దేవాదుల బేసిన్ తెలియని మరి దేంట్లో ఉరి తీయాలి చెప్పుడు మీరు? దేవాదుల బేసిన్ తెలియని ఏ ఉరి తీయాలో చెప్పుడు మీరు? ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి దేవాదుల ఏ బేసిన్లో ఉందని డైరెక్ట్ అడిగిండు. ఆ బంకచేర్ల ఏ జిల్లాలో ఉందని అడిగిండు. వాళ్ళేమో బంకచేర్లకు పోయి పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నారు. అప్పుడు బంకచేర్ల ఏ జిల్లాలో ఉందండి అని అడుగుతున్నాడు. మీ లైవ్గా మీ కెమెరాల ముందు అడిగింది నేను కానీ మీరు చూపెట్టిందే నేను చెప్తున్నా. అట్లాంటి ఏ ఉరి తీయాలో ఆయనే నిర్ణయించుకోండి. మేము మాత్రం ఎవరిని ఉరి తీయమని చెప్పము, ఎందుకంటే అది మా సంస్కారం కాదు. అవి ఉరి తీయాల్సిన బాధ్యత జడ్జిలు ఉంటారు, దానికి జడ్జిమెంట్ చేస్తారు. రెండోది, ప్రజల అనుభవంలో ప్రజల కోసైనప్పుడు ప్రజలు మాత్రం కొందరిని ఉరి తీయబోతా ఉన్నారు. అది మీరే వెయిట్ చేస్తారు. रियासत तेलंगाना में खाद की शदीद किल्लत के खिलाफ BRS के अराकीन असेंबली ने आज कानून साज असेंबली के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में तख्तियां थामे हुए अपोजिशन लीडरों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, किसान खाद की एक एक बोरी के लिए दरबदर भटक रहे हैं। एहतजाजी अराकीन ने हुकूमत के डिजिटल निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दुकानों में खाद मौजूद ही नहीं तो क्या वो सिर्फ मोबाइल ऐप में मिलेगी। सूरत-ए-हाल इस वक्त कशीदा हो गई जब पुलिस ने एहतजाजी अराकीन को एहतजाजी तख्तियां लेकर असेंबली के अंदर जाने से रोक दिया। इस मौके पर BRS अराकीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी और धाकमपेल भी देखी गई। अराकीन असेंबली का कहना था कि हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के बजाय अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर यूरिया फराहम किया जाए ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। इस हंगामा आराई की वजह से असेंबली के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। BRS के रुकन असेंबली कालीरू वेंकटेश ने असेंबली में अवामी मसाइल उठाते हुए कांग्रेस हुकूमत की तरजीहात पर सख्त सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि 10 माह कबल ड्रेनेज के कामों के लिए दरख्वास्त दी गई थी और 10 करोड़ रुपए का तखमीना भी पेश किया गया था, लेकिन आज तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई। रुकन असेंबली ने अफसोस का इजहार किया कि शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा कि शहर के ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त किए बगैर इस पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का कोई जवाज नहीं बनता। वेंकटेश के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वो पहले गलियों और मोहल्लों के ज़मीनी मसाइल हल करे और फिर बड़े मंसूबों पर तवज्जो दे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके सिर्फ दिखावे के कामों में दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ड्रेनेज के कामों के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं ताकि गंदे पानी की निकासी का मसला हल हो सके। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी बहस का मौजू बना हुआ है और अपोजिशन इसे हुकूमत की इंतजामी नाकामी करार दे रही है। అయితే నేను ఒక 10 నెలల క్రితం ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ ఎన్క్లోజర్ లో ఎండి గారు ఉన్నారు అధ్యక్ష, వాటర్ వర్క్స్ ఎండి గారు 10 నెలల క్రితము మా దగ్గర ఒక 10 కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ డ్రైనేజ్ సామ్ వాటర్ డ్రైన్లకు నేను అప్లై చేస్తే ఎస్టిమేషన్స్ ఇస్తే ఈ రోజు వరకు కూడా శాంక్షన్ చేయాలి। మీరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టేది ఎందుకు అధ్యక్ష? కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక 10 కోట్లు పెట్టి ముందు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా చేయండి। అది చేయకుండా మీరు 1,50,000 కోట్లు మూసిలో పెడతా అంటే దానికి ఏమన్నా అర్థం ఉందా అధ్యక్ష? ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదైనా ఇక్కడుండే హైదరాబాద్ లో ఉండే ఎమ్మెల్యేలను నేను రిక్వెస్ట్ చేసి అడుగుతున్నా, మీరు అడగండి అధ్యక్ష, ఒక్కరికన్నా 1 కోటి 2 కోట్ల రూపాయలు మా ఎండి గారు వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారేమో అధ్యక్ష। 6 నెలల నుంచి అతని దగ్గర పెండింగ్ ఉంది। మీరు మూసిని ఏ విధంగా పునరుద్ధరిస్తారు అధ్యక్ష? మూసిలో గబ్బు వాటరు ఇవన్నీ మా ముషీరాబాద్ లో, అంబర్పేటలో, మలక్పేటలో ఇవన్నీ తిరుగుతా ఉన్నాయి। పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను అడిగారు, ఇంత ఘోరం వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎండి గారు ఏం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష? మేము పోయి బతిలాడినా కూడా, రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఆయన శాంక్షన్ చేయడు। ఏమని 10 సంవత్సరం నుంచి మేము తిరుగుతా ఉన్నాం। మీరు మూసి పెద్ద ప్రాజెక్టు పెట్టుకున్నారు। పెద్ద మా నాగేందర్ అన్న, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి అన్న చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు, మేము కూడా అంగీకరిస్తున్నాం। మాకు 5 కిలోమీటర్ల వరకు ఉన్నది, మూసి డెవలప్ చేయండి, మేము మీ అందరికీ సహకరిస్తాం। కానీ మూసి ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అధ్యక్ష? ఈ నాళాలన్నీ, ఈ మురికి నీళ్ళన్నీ, ఈ డ్రైనేజీలన్నీ మూసిలో కలుస్తాయి, ఆయన శాంక్షన్ చేయడు।
మీ ద్వారా నేను ఈ రోజు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, తన దగ్గర 10 కోట్ల రూపాయల పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ శాంక్షన్ కావాలని మీ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మంత్రి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. డాక్టర్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు. तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक MLC मोहतरमा कलवाकंटला कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तहरीकन तेलंगाना के एक सरकर्दा रहनुमा के खिलाफ दिए गए हालिया बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कविता ने अपने बयान में कहा कि रियासत की तश्कील के लिए जिदोजहद करने वाले रहनुमाओं की तौहीन करना इंतहाई अफसोसनाक और गैर इखलाकी अमल है। उन्होंने वाज़े किया कि तेलंगाना की तारीख उन तहरीककारों की कुर्बानियों से रकम हुई है और इक़्तिदार में बैठे अफराद को अपनी जुबान के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। कविता के मुताबिक तहरीक के बानियों पर तनकीद करना दरअसल तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन उन शख्सियात का एहतराम बरकरार रहना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी रियासत के हुकूक की जंग में वक्फ कर दी। कलवाकंटला कविता ने मुतालबा किया कि वजीर आला अपने अल्फाज वापस लें और अवामी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जारहाना बयानबाजी से ग्रेज करें। BRS रहनुमा ने इंतबा दिया कि अगर तहरीक के रहनुमाओं की तज़हीक का सिलसिला बंद न हुआ तो रियासत भर में एहतिजाजी तहरीक शुरू की जा सकती है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग तेज होती जा रही है। कविता ने आवाम से अपील की कि वो तहरीक की विरासत को बचाने के लिए मुत्तहिद रहे। 10 సంవత్సరాలు BRS ఈ ప్రాజెక్ట్ని సాగదీసిందని చెప్పి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏవైతే విమర్శలు చేసినారో అవి మాత్రం నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని పట్టుకొని టెర్రరిస్ట్ కసబ్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒక్కసారి ఉరేయాలి, రాళ్లతో కొట్టాలి అనేటటువంటి మాటలు ఏవైతే మాట్లాడిందో అది ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటల్లాగా లేవు. దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. మరి ప్రత్యేకించి నేను కేసీఆర్ గారి బిడ్డగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా రక్తం మరిపోతా ఉంది. ఎందుకోసం అంటే చేసినటువంటి ఉద్యమం, చేసినటువంటి త్యాగం, వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం డెఫినెట్ గా కేసీఆర్ గారి ఉద్యమ ఫలితమే. మరి వాళ్ళ అదే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారి చిత్తశుద్ధిని శంకిస్తా ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, కేసీఆర్ గారే డైరెక్ట్ గా హౌస్ కు వచ్చి మరి ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసేటటువంటి వాళ్ళ నోర్లన్నీ మూతపడేలాగా చేయాలి. ఎందుకంటే సోర్స్ జూరాల నుంచి శ్రీశైలం ఎందుకు మార్చారు అనేది కేసీఆర్ గారికే బాగా తెలుసు. అట్లా కాకుండా ఈ బబుల్ షూటర్స్ గా చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్లకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చి మరి వారితో జవాబు చెప్పిద్దామంటే ప్రజలకైతే విషయం అర్థం కాదు, మ్యాటర్ పోదు. మరి బబుల్ షూటర్ల వల్లనే ఈ ట్రబుల్ అంతా వచ్చింది. ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే మొదటి ప్యాకేజ్ దెబ్బపడ్డది. ఈ బబుల్ షూటర్ వల్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడ్డాయి. మళ్ళా వాళ్ళకే పెత్తనం ఇచ్చి వాళ్ళకే డిప్యూటీ లీడర్లు ఇచ్చి మరి అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ గారు రాకపోతే మాత్రం BRS పార్టీని ఆ భగవంతుడు కూడా కాపాడలేడు. ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు వస్తే బాగుంది. ఎందుకు మాటలు పడాలి? తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులు, ఏదో అనుకోకుండా అందలం ఎక్కినటువంటి వ్యక్తులతోని रियासत तेलंगाना के जिला सदीपेट के मंडल कुकनूरपली में कांग्रेस रहनुमाओं की जांबसे ग्राम पंचायत के दफ्तर में तोड़फोड़ और गुंडागर्दी का एक संगीन वाकया सामने आया है। बताया जाता है कि साबिक DCC सदर नरसारेड्डी की सालगिरह की तकरीब के लिए कांग्रेस के मकामी रहनुमा जबरदस्ती ग्राम पंचायत का फर्नीचर ले जाना चाहते थे, जिस पर वहां मौजूद अमले ने एतराज किया। अमले ने वाजे किया कि सरकारी फर्नीचर को किसी भी निजी तकरीब के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस जवाब से नाराज होकर नशे में धत कांग्रेस कारकुनों ने रात के वक्त दफ्तर पर हमला कर दिया और वहां मौजूद फर्नीचर को बुरी तरह तबाह कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि हालिया पंचायत इंतखाबात में BRS के हामी उम्मीदवारों की कामयाबी और कांग्रेस के हामियों की शिकस्त के बाइस ये रहनुमा सख्त गुस्से में थे। इसी रंजिश की बना पर उन्होंने न सिर्फ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया बल्कि सरपंच के शौहर और दफ्तर के अमले पर भी हमला किया। BRS के रहनुमाओं ने इस वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से अपोजिशन के कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि तोड़ फोड़ करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के करीब शमशाबाद से बंगलोर जाने वाली कौमी शाहराह पर आज सुबह धुंध की वजह से ट्रैफिक का शदीद बहरान देखा गया। धुंध इतनी भयानक थी कि सड़क पर कुछ भी दिखाई देना नामुमकिन हो गया, जिसके बाइस ड्राइवरों ने हादसात से बचने के लिए अपनी गाड़ियां रास्ते के किनारे ही रोक दी।
इस सूरत-ए-हाल की वजह से शाहराह पर तकरीबन 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर थम गई। सख्त सर्दी और धुंध में फंसे मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि हाईवे पुलिस ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रही। हुक्काम ने गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया ही कि वो धुंध के दौरान अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और हंगामी लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सूरज निकलने और धुंध में कमी के बाद ही गाड़ियों की नक्लो हमल दोबारा आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकी। इस तात्तुल की वजह से दफातर और हवाई अड्डे जाने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना के जिला नलगंदा में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (DCC) के सदर के तकर्रुर के बाद कांग्रेस पार्टी में इख्तिलाफात खिलकर सामने आ गए हैं। पन्ना कैलाश की बतौर सदर नामजदगी के बाद से ही पार्टी दो धड़ों में तकसीम हो गई है, जिसकी वजह से सियासी माहौल गर्मा गया है। वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी का ग्रुप पन्ना कैलाश के तकर्रुर की सख्त मुखालफत कर रहा है और इस सिलसिले में वजीर ने पार्टी की आला क़यादत को एक एहतिजाजी खत भी लिखा है। बताया जाता है कि DCC सदर पन्ना कैलाश और ओहदा हासिल करने में नाकाम रहने वाले रहनुमा मोहन रेड्डी के दरमियान सर्द जंग अब दुश्मनी में बदल चुकी है। वजीर कोमिट रेड्डी के हामियों ने पार्टी की सरगर्मियों में पन्ना कैलाश के साथ अदम ताउन का फैसला किया है, जिससे जिले सतह पर पार्टी का कामकाज मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब पन्ना कैलाश का ग्रुप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अपनी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोहन रेड्डी का ग्रुप ये प्रोपेगंडा कर रहा है कि कैलाश की मुद्दत सिर्फ 6 माह की है, जिससे कारकुनों में बेचैनी फैल रही है। दोनों धड़े अब एक दूसरे के मुकाबले में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी का नज़्म और ज़ब्त खतरे में पड़ गया है। नलगंदा कांग्रेस की ये गिरोहबंदी आने वाले दिनों में क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। रियासत तेलंगाना के जिला सिंगारेड्डी में नए साल के पहले ही दिन SC गुरुकुल हॉस्टल के तलबा ने इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ सड़क पर उतरकर शदीद एहतजाज किया। सरगापुर में वाक़ई इस हॉस्टल के तलबा का इल्जाम है कि पिछले 20 दिनों से यहां बिजली और पीने के साफ पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने इंतहाई दुख के साथ बताया कि उन्हें जो खाना दिया जा रहा है इसमें कीड़े निकल रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब उन्होंने उन बुनियादी मसाइल के बारे में हॉस्टल वार्डन से शिकायत की तो हल निकालने के बजाय उन्हें गलीज गालियां दी गईं और बदतमीजी की गई। वार्डन के इस गैर इंसानी रवैये और हॉस्टल की नागुफ्ताबा हालत से तंग आकर मासूम तलबा अंधेरे में ही सड़क पर बैठ गए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तलबा का मुतालबा ही कि फौरी तौर पर वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हॉस्टल में बिजली और पानी के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। इस एहतजाज की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जिसके बाद मकामी हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तलबा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। रियासत तेलंगाना के जिला भद्रा दुरीकोथेगोड़म में एक और खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां ईश्वापुरम मंडल के मुंडी कंटा जंगलाती इलाके में KLR कॉलेज की बस बेकाबू होकर उलट गई। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब बस मनोगोरो से तलबा को लेकर पालवोनचा में वाक़ई कॉलेज की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 तलबा सवार थे, जो शदीद जख्मी हुए हैं। ताहम खुशकिस्मती से तमाम तलबा की जानें महफूज रही। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जंगलाती रास्ते पर तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से बस सड़क से नीचे उतरकर उलट गई। इस अलमनाक वाक़ये के दौरान एक तालिबा बस के मलबे के नीचे बुरी तरह फंस गई, जिसे निकालने के लिए मकामी लोग और इमदादी टीमें भरपूर जिदोजहद कर रही है। जख्मी तलबा में खौफ व हरास पाया जा रहा है और चीखो पुकार के दरमियान इमदादी कार्रवाइयां जारी है। पुलिस और महकमा सेहत की टीमें फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गईं और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये हादसा बस की खराबी की वजह से हुआ या ड्राइवर की गफलत से। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि जंगलाती इलाकों में कॉलेज बसों की रफ्तार पर कड़ी नज़र रखी जाए। हैदराबाद के इलाके मोसाराम बाग में एक इंतहाई अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें दिल सिख नगर डिपो की एक RTC बस ने स्कूटी पर सवार मियां बीवी को कुचल दिया। जाँ बहक होने वाले जोड़े की शनाख्त तिरुपति राव और वेंकट अम्मा के तौर पर हुई है, जो असल में जिला सूर्यापेट के रहने वाले थे। ये जोड़ा मुकपेट में मुकीम अपनी बेटी से मिलने के लिए शहर आया हुआ था और किसी काम से स्कूटी पर बाहर निकला था कि हाईटेक गार्डन के करीब मौत का शिकार हो गया। CCTV फुटेज में देखा
जा सकता है कि तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके नतीजे में दोनों सड़क पर गिर गए और बस उनके ऊपर से गुजर गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों मियां बीवी की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी लाशें बुरी तरह मस्ख हो गईं। हादसे के बाद जाए वकुआ पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और गम और गुस्से का इजहार किया, जबकि पुलिस ने फौरी तौर पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ गफलत और तेज रफ्तारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और बस को अपनी तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वाकये ने मुतासिरा खानदान ने कोहरा मचा दिया है और सड़कों पर हिफाजत के हवाले से दोबारा सवालात खड़े कर दिए हैं। जिला नागर करनौल के कलवाकोरत्ती इलाके में नए साल के मौके पर एक इंतहाई अलमनाक वाकया पेश आया है, जहां शौहर की मौत के सदमे से निढाल एक खातून ने अपने 2 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक तलक नगर की रहने वाली 40 साला परसना के शौहर भीम शेट्टी प्रकाश का इंतकाल 40 दिन कबल हुआ था, जिसके बाद से वो शदीद ज़हनी तनाव और तन्हाई का शिकार थी। परसना ने फैसला किया कि वो अपने शौहर के बगैर जिंदा नहीं रहेंगी और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएंगी। 31 दिसंबर की रात उन्होंने अपने बेटे इशरुत और 13 साला बेटी मैघना के साथ नए साल का केक काटा, लेकिन इस खुशी के पीछे एक हौलनाक मंसूबा छुपा था। केक काटने के बाद परसना ने अपने दोनों बच्चों को कीड़े मार दवा मिला हुआ जहरीला खाना खिलाया और फिर खुद भी वही खाना खा लिया। जहर के असर से मां और बेटी की हालत बिगड़ गई और वो मौके पर ही दम तोड़ गईं, जबकि बेटा इशरुत इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पड़ोसियों को वाकये का इल्म होते ही पुलिस को इत्तला दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और इस दिलसोज वाकये ने पूरे इलाके में सफ मातम बिछा दी है। मकामी लोगों का कहना है कि परसना अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। रियासत तेलंगाना में ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत के दरमियान एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां एक बस कंडक्टर ने ख्वातीन मुसाफिरों के साथ इंतहाई नाजेबा सलूक किया। ये वाकया हयात नगर डिपो की बस नंबर TG01T5653 में पेश आया, जो रूट नंबर 218H पर चल रही थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक बस कंडक्टर ने मामूली बात पर आपे से बाहर होकर बस में सवार ख्वातीन के खिलाफ इंतहाई गलीज और गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की। ख्वातीन ने इल्जाम लगाया है कि कंडक्टर ने न सिर्फ उनकी तजलील की बल्कि सरेआम गालियां भी दीं, जिससे बस में मौजूद दीगर मुसाफिर भी दंग रह गए। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और लोगों ने RTC हुक्काम से कंडक्टर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासिरा ख्वातीन ने कहा कि अगर सरकारी बसों में ख्वातीन की इज्जत महफूज नहीं है तो ऐसी सहूलियात का क्या फायदा। RTC इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि जिम्मेदार मुलाजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। మాట్లాడుతున్నారు కనీసం రెస్పెక్ట్ కూడా లేదా మీకు? జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఎందుకు అట్లా లంచం ఉండే? ఏమంటారు అవి? ఏమంటారు మాట్లాడతారు? ఎవరికైనా పంపిస్తాము. అట్లా మాట్లాడతావా? మీ అమ్మని అట్లా అంటావా? मशहूर मजहबी मकाम श्री सीलिम में पाताल गंगा की सीढ़ियों वाले रास्ते पर एक बार फिर चीते की मौजूदगी ने इलाके में शदीद खौफ व हरास फैला दिया है। इत्तलात के मुताबिक मकामी पुजारी सतिया नारायण शास्त्री के घर के अहाते में आधी रात को एक खूंखार चीता दाखिल हो गया, जिसकी तमाम हरकत व सकनात वहां नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गई है। हैरत अंगेज तौर पर गुज़िश्ता साल भी जनवरी के ही महीने में इसी पुजारी के घर में चीता दाखिल हुआ था और अब नए साल के आगाज पर दोबारा इसी वाकये ने लोगों को दहशत ज़दा कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीता बड़ी आसानी से घर के सह में घूम रहा है, जिसके बाइस इलाका मकीनों ने रात के वक्त बाहर निकलना कम कर दिया है।
मकामी इंतजामिया और महकमा जंगलात को इस बात की इत्तला दे दी गई है, ताहम अभी तक चीते को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ज़ायरीन और मकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया ही कि पाताल गंगा के रास्ते पर हिफाजती इंतजामात सख्त किए जाएं और जंगली जानवरों को इंसानी बस्तियों से दूर रखने के लिए बाड़ लगाई जाए। महकमा जंगलात ने आवाम को चुप न रहने और रात के वक्त घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है।